Hello, it's a very lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine and happy and of course in fine spirits. तो बेटे लास्ट सेशन में जब मेरी और आपकी बातचीत हुई थी तो हमने बोनस इशू एंड राइट्स इशू के अंतर्गत बोनस इशू का टॉपिक स्टार्ट करा था। बोनस इशू के बारे में लास्ट सेशन में हमने बड़ी डीपली चर्चा करी थी, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं जल्दी से मैं बता दूं कि लास्ट सेशन में हमने क्या करा था। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि बोनस इश्यू का मतलब क्या है। क्या होता है बोनस इश्यू का मतलब? जब कोई कंपनी फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देती है तो हम कहते हैं कि कंपनी ने बोनस इश्यू करा है। फिर मैंने बताया था जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो कंपनी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं और कंपनी की लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। लास्ट सेशन में हमने इन चीजों पे चर्चा करी थी, isn't it or not? फिर मैंने लास्ट सेशन में यह भी बताया था कि जो बोनस इश्यू होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक तो जब कोई कंपनी फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस इश्यू करती है, या फिर पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए हम जो बोनस इश्यू करते हैं। तो बोनस इश्यू दो टाइप का होता है। अब हमें मालूम है कि बोनस इश्यू करने के लिए हमें अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि इस चैप्टर का मेन थीम है। हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से रिजर्व्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से रिजर्व्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें यह भी बताया था, जस्ट याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं हम उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स। करेक्ट? जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं मैंने बताया था बेसिकली ये प्रोविजंस होते हैं। लास्ट सेशन में मैंने ये भी बताया था कि ये जो दोनों टाइप के रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, इनका यूज हम बोनस इश्यू के लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये दोनों टाइप के जो रिजर्व्स है वो बेकार है। अब बोनस इश्यू जो हो सकता है वो कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से हो सकता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं उसमें कुछ रियलाइज्ड इन कैश होते हैं और कुछ नॉट रियलाइज्ड इन कैश होते हैं। तो ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं उनका भी इस्तेमाल बोनस इश्यू के लिए नहीं करा जा सकता। लास्ट सेशन में मैंने ये बताया भी था कि हमें ये कैसे पता लगता है कि कैपिटल नेचर के रिजर्व रियलाइज्ड हैं या नॉट रियलाइज्ड है। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में बोनस इश्यू पॉसिबल है कैपिटल नेचर के रिजर्व से अगर वो रियलाइज्ड इन कैश है और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से। ये कहा जा सकता है कि बोनस इशू केवल इन दोनों टाइप के रिजर्व से हो सकता है। अब मेन बात जो मैंने आपको बताई थी कि जब हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए बोनस इशू करते हैं तो वो केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ही करा जा सकता है। और अगर हमने फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस इशू करना है तो तब हम कैपिटल नेचर के रिजर्व जो कि रियलाइज्ड इन कैश है उनका और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए जो बोनस इशू करा जाएगा वो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से करा जाएगा और फुल्ली पेड अप शेयर्स को बोनस इशू करने के लिए हम कैपिटल नेचर के रिजर्व्स और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कैपिटल नेचर के रिजर्व्स जो हैं वो रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए। जब हम फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस इशू करेंगे तो हमारी कोशिशें यह भी होनी चाहिए कि पहले हम कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ी तो उसके बाद रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करें। अगर हमने फुल्ली पेड अप शेयर को बोनस इशू करना है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए पहले हम कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करें। तो इन पॉइंट्स का बस आपने ख्याल करना है। तो अब मैं एक दो डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कराऊंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग उन डिमॉन्स्ट्रेशन को कर करके भी आप सारे क्वेश्चन फिनिश अप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में फिर मैंने थियोरेटिकल नोट्स भी लिखाए थे और अब मैं आज के इस सेशन में तो मैं एक डेमो पहले लिखा रहा हूं और जरा प्रैक्टिकली हम देखें जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है फुल्ली पेड शेयर को या पार्टली पेड अप शेयर को तो फिर हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ लिखें डेमो 1। डेमो का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन से है। डेमो 1 अब लिखना शुरू कर दे। जो लोग सीरियसली पढ़ेंगे वही कामयाब होंगे। डेमो 1, इसके अंदर जो हम देखने की कोशिश करेंगे वो क्या, बोनस
to fully paid, bonus to fully paid, bonus to fully paid up shares. हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शेयर्स फुल्ली पेड है और कंपनी बोनस इशू कर रही है तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन आपके सामने लिखा। मैंने उसमें लिखा कि बैलेंस शीट ऑफ, आप भी लिखना शुरू कर दें, बैलेंस शीट ऑफ ट्रिक्स लिमिटेड, ये नाम है, ट्रिक्स लिमिटेड एज एट 31st of 3, 2023 is as follows. करेक्ट। अब तुम्हें मैंने बैलेंस शीट दी, बैलेंस शीट में पहले मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। तुम्हें तो मालूम ही है आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं। ऐसी कंपनीज जो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, शेड्यूल 3 के अंदर भी 2 डिवीजन होती हैं, जस्ट नॉलेज के लिए, एक डिवीजन 1 होती है, एक डिवीजन 2 होती है। तो तुम्हारे लेवल पे जो कंपनीज होती हैं मान के चलती हैं कि वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। हालांकि बहुत से कंपनीज आजकल जो होती हैं, बल्कि ज्यादातर कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंड एस फॉलो करती हैं, जो तुम जब फाइनल लेवल पे आ जाओगे तब पढ़ोगे। यानी कि तुम्हारे लेवल पे हम ऐसी कंपनीज की चर्चा करते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट बॉडीज की चर्चा करते हैं जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। कोई भी कंपनी जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो उसको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो डिवीजन 1 है उसके अंतर्गत बनानी पड़ती है। डिवीजन 1 में पहले हम लायबिलिटी साइड के आइटम लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ट्रिक्स लिमिटेड नाम की ये जो कंपनी है इसकी बैलेंस शीट तुम्हें दी है और इसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर भी मैंने लिखा 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इस कंपनी की जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है 50,000 शेयर हैं, ₹100 का एक शेयर है और ये फुल्ली पेड है। करेक्ट, ये फुल्ली पेड है। और आउटर कॉलम में मैंने लिखा, ये आउटर कॉलम है, आउटर कॉलम में मैंने लिखा ₹50 लाख। तो इस कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए की है, 50,000 कंपनी के शेयर्स हैं। करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या लिखा, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी तो आप लोग जिस लेवल पे हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। मैंने कहा जब आप फाइनल लेवल पे पहुंच जाओगे तो इसी टर्म को हम अदर इक्विटी बोलेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कुछ आइटम्स मैंने तुम्हें दिए, लेट अस से जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने दिया तुम्हें 10 लाख का, कितने का, 10 लाख का। जनरल रिजर्व के बाद मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंप्लिसिटी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने 10 लाख लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा इंश्योरेंस फंड। लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस फंड, सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये जो आइटम होते हैं सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इनफैक्ट जितने भी फंड होंगे, चाहे वो इंश्योरेंस फंड हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, सिंकिंग फंड हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, वो सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स होते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, इंश्योरेंस फंड मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख का है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड शॉर्ट में मैंने लिख दिया, मान लेते हैं इसमें 4 लाख रुपए का बैलेंस है। तो ये जितने भी अभी तक मैंने आइटम्स लिखे हैं ये सारे रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं। मैंने कहा इस चैप्टर को करने के लिए बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जो नॉलेज है बड़ी मुस्तकम होनी चाहिए
और तुम्हें ये आर्ट आना चाहिए रिजर्व्स को पहचानने का कि वो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं या कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं। जितना तुम इस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे उतना ये चैप्टर तुम्हारे को बेहद आसान नजर आएगा। करेक्ट। उसके बाद एक सेकंड के लिए ये शीट्स लग रहा है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एनीवे, उसके बाद फिर मैंने कुछ और आइटम लिखे। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जल्दी से बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट सेशन में मैंने बताया था कौन से टाइप का रिजर्व है। क्या ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है या रेवेन्यू नेचर का? सर कैपिटल नेचर का, 10 लाख रुपए। उसके बाद फिर मैंने लिखा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में मैंने लिखा 5 लाख, 5 लाख। कैपिटल रिजर्व के बाद मैंने लिखा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कोई कंपनी इसलिए बनाती है कि लिक्विडेशन के टाइम पर अगर कल हम लिक्विडेट हो जाएं तो हम अपने शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटा सकें। इनफैक्ट हम देखेंगे कि इस रिजर्व के अकाउंट्स में बेसिकली 2 ही यूजेस होते हैं। एक तो मैंने बताया कि अगर हम लिक्विडेट हो जाते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा इसका इस्तेमाल हम बोनस इश्यू के लिए भी कर सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बाद फिर मैंने लिखा सेकंड, एक तो मैंने लिखा एक्चुअली ये जो शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस है इसको मिलाकर के इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। फिर मैंने लिखा नॉन करेंट लायबिलिटी, NCL शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नॉन करेंट लायबिलिटी। मान लेते हैं कि इस कंपनी की नॉन करेंट लायबिलिटी 70 लैक्स की है। कितने की है? 70 लैक्स की, 70 लैक्स। उसके बाद फिर मैंने लिखा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 30 लैक्स की। अब मैं इसको जरा टोटल कर लेता हूं। अब जब मैं टोटल करूंगा इसको, तो मैंने जब टोटल करा तो टोटल मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, टोटल आ गया आपका 200 लैक्स। कोई बात नहीं, गलत भी आए तो चिंता नहीं करनी है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन है, अभी हमने सीखना है। 200 लैक्स। उसके अलावा फिर हम करेंगे एसेट्स को। तो ये जो कंपनी है ट्रिक्स लिमिटेड, ये तो इसकी लायबिलिटी साइड मैंने बनाई। अब एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट, NCA नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर भी मैंने लिखा एक PPE। PPE का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वही मतलब है जो तुम पहले फिक्स्ड एसेट बोलते थे। करेक्ट। मान लेते हैं ये 150 लैक्स की है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद फिर सेकंड मैंने लिखा करंट एसेट। एसेट साइड में 2 ही चीजें होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और ये मैंने माना 50 लाख का है, तो एसेट साइड मैंने छोटी सी बनाई। अब ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है 200 लैक्स टोटल है, नो डाउट अबाउट दैट। अब आगे मैंने क्या लिखा है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ये तो मैंने कंपनी की बैलेंस शीट बनाई। अब आगे मैंने लिखाया आपको, क्या लिखाया मैंने आपको, जस्ट वेट, थोड़ा सा ना शीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। लिखे आगे, ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट, कॉमा, डायरेक्टर्स decided, on this day director decided to make a bonus issue। इस दिन डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम एक बोनस इशू करेंगे। to make a bonus issue in the ratio of 3:5, in the ratio of 3:5। इन दी रेशियो ऑफ 3:5 का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होल्डर, 5 शेयर्स हैं, याद रखें बोनस इश्यू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर हैं तो इसका मतलब ये कंपनी आपको 3 शेयर फ्री में दे रही है। ये बोनस इश्यू का मतलब है 3:5। करेक्ट। ऑल्सो, अब आपको कुछ और चीजें भी गिवन है। ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है, और ये बड़ा
बड़ी अहम लाइन गिवन है। ए, कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर मैंने अभी कैपिटल रिजर्व लिखाया था ना, कैपिटल रिजर्व, और मैंने 5 लाख का लिखाया हुआ है तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स ₹3 lakhs. Capital reserve includes ₹3 lakhs on account of increase in value of PPE. तुम्हें अगर याद होगा तो लास्ट सेशन में मैंने कुछ इस तरह की चर्चा करी थी। इसका क्या मतलब होगा अभी जब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो तब मैं बताऊंगा। फिर आगे मैंने लिखा एक और चीज की सिक्योरिटी प्रीमियम, हालांकि दोनों चीजों की चर्चा मैंने लास्ट सेशन में करी थी। सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड्स ₹3 lakhs against shares issued to vendors for purchase of machinery. अब ये इंफॉर्मेशन भी आपको दिया हुआ है, पास एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, करेक्ट। अब सबसे पहले तो ये आपने बैलेंस शीट पढ़ी। बोनस इश्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने रिजर्व्स को बड़े ध्यान में रखना है। ये आपके रिजर्व्स है। आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि इनमें से कैपिटल नेचर के रिजर्व कौन से हैं, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन से हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी मैंने तुम्हें बताया था कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस फंड और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, इजंट इट और नॉट। और ये जो लास्ट के 3 आइटम मैंने लिखाए हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है। और वैसे नेक्स्ट टाइम से आप क्वेश्चन में ये भी चेक करा करेंगे कि कहीं कोई रिजर्व स्टैट्यूटरी नेचर का तो नहीं है या कोई स्पेसिफिक नेचर का तो नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व और स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व हमारे बिल्कुल काम के नहीं होंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन में फिर आप ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है या नहीं है। बिल्कुल है, शेयर तो फुल्ली पेड है। क्या हमें यह देख के पता लगता है कि ये जो केस है बोनस टू फुल्ली पेड शेयर का है? बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है वो फुल्ली पेड है। क्या हमें यह देख के पता लगता है कि ये क्वेश्चन बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर को डील करता है? नहीं, ये नहीं कि बैलेंस शीट के अंदर अगर शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है तो तुम कंक्लूजन बना दो कि इट इज अ केस ऑफ बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर। ऐसा नहीं होता। तो सर ये कैसे पता लगेगा? यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। बोनस इश्यू फुल्ली पेड अप शेयर को है, इसका पता ऐसे लगता है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने 4 को 3 शेयर दिए, 5 को 3 दिए या 2 को 1 शेयर दिया, यानी कि जब इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी होगी तो तुम समझ जाना कि इट इज अ केस ऑफ बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो नीचे जो लाइन लिखी है कि डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम हर एक शेयर होल्डर को जिसके पास 5 शेयर हैं, हम उसको 3 शेयर फ्री में देंगे। यहां तक तो ठीक है। अब हमें एक चीज अच्छी तरह पता लग गई। मेरी रफ शीट क्या है, मैं जरा रफ शीट को भी सामने रख लूं। अब हमें अच्छी तरह पता लग गया कि ये जो केस है बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर का केस है। बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर का केस है। और अभी अभी मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग करते वक्त भी तुम्हें बताया, जब बोनस फुल्ली पेड अप शेयर को करा जाता है तो हम कैपिटल नेचर के रिजर्व्स और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यह भी बताया था कि हम केवल उन्हीं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश होते हैं, जो रियलाइज्ड इन कैश होती है। करेक्ट? तो इसलिए ये जो नीचे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, करेक्ट, सपोज इस क्वेश्चन में ये ए और बी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सपोज ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब
तो मैं ये मान करके चलता कि जितने भी कैपिटल नेचर के रिजर्व हैं ये रियलाइज्ड इन कैश है। अगर क्वेश्चन में नीचे इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो तुम ये मान करके चलोगे कि ये रियलाइज्ड इन कैश है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अब इस क्वेश्चन में नीचे हमें क्या लिखा हुआ है? पहले तो उसने लिखा कि कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लास्ट सेशन में भी मैंने इसकी चर्चा करी थी। वो कहते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व जो 5 लाख का नजर आ रहा है, उसके अंदर जो 3 लाख रुपए हैं वो इस वजह से हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तुमने देखा इससे क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व तो बढ़ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बढ़ गई या बढ़ गई होगी, तो हमने ये एंट्री पास करी होगी। यानी कि जब भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ती है वैल्यू, तो हम उसकी ये एंट्री करते हैं। हालांकि उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं टू एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व या सिंपली रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख का कैपिटल रिजर्व है, उसके अंदर 3 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ी। अब तुमने देखा जब प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू जब बढ़ी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू जब बढ़ी, तो ये एंट्री हुई। इस एंट्री में लेकिन कहीं भी वर्ड कैश नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है 3 लाख रुपए से जो बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। यानी कि इस लाइन से हमें क्या पता लग गया कि बैलेंस शीट के अंदर जो ये कैपिटल रिजर्व तुम्हें दिया हुआ है, ये जो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, इस 5 लाख में से 3 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? बोनस इश्यू के लिए। और 2 लाख रुपए का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो रिमेनिंग कैपिटल रिजर्व बच गया तो मान के चलेंगे वो रियलाइज्ड इन कैश है। तो ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि इस लाइन का क्या मतलब है। फिर क्वेश्चन में जो अगली लाइन मैंने लिखाई है, अगली लाइन मैंने क्या लिखाई है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड्स ₹3 लाख अगेंस्ट शेयर्स इश्यूड टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। अब वो कहता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम में आपने देखा 10 लाख रुपए है। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में जो 10 लाख रुपए हैं उसमें से 3 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो उन शेयर्स पे आया है जो हमने वेंडर्स को इश्यू करे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जो 10 लाख रुपए का प्रीमियम है उसमें से 3 लाख रुपए का प्रीमियम उन शेयर्स पे आया जो हमने वेंडर्स को इश्यू करे। करेक्ट? मान लेते हमने वेंडर से कुछ सामान खरीदा होगा, प्लांट मशीनरी वगैरह, तो हमने वेंडर को कुछ शेयर दिए होंगे और वो शेयर हमने प्रीमियम पे दिए होंगे, 3 लाख के प्रीमियम पे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 10 लाख रुपए का प्रीमियम है, इस प्रीमियम के अंदर 3 लाख रुपए का प्रीमियम उन शेयर्स पर है जो तुमने वेंडर्स को इश्यू करा। वेंडर्स का मतलब सप्लायर्स या क्रेडिटर्स, जिनसे तुमने कुछ सामान या एसेट वगैरह खरीदा होगा। अब तुमने देखा जब मैंने ये एंट्री करी वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कहीं भी वर्ड कैश नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए का प्रीमियम हमारे पास आया है ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। तो इसका मतलब 10 लाख में से 3 लाख रुपए नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं और 7 लाख रुपए रियलाइज्ड इन कैश हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे लेवल पे हर क्वेश्चन में दिया होगा ऐसा, मोस्टली अधिकतर तुम्हारे अच्छी बात यह है कि ऐसा दिया नहीं होता, लेकिन हम किसी भी इवेंचुअलिटी को निपटना हमें आना चाहिए। करेक्ट? तो 10 लाख रुपए का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, अब हमें पता लग गया कि उसमें से 3 लाख रुपए का प्रीमियम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, और हमें यह पता लग गया कि हम 7 लाख रुपए का प्रीमियम यूज कर सकते हैं। पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कैपिटल नेचर के रिजर्व अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम केवल वही हिस्से यूज करेंगे जो रियलाइज्ड इन कैश हैं। मैं बार बार एक ये भी बात बता रहा हूं, सपोज इस क्वेश्चन में नीचे ए और बी की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम ये मान करके चलते कि ये सारे के सारे सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व ये और सीआरआर, ये सारे के सारे रियलाइज्ड इन कैश हैं। अगर कुछ लिखा नहीं होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कुछ लिखा होगा तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। रेवेन्यू रिजर्व्स के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमेशा रियलाइज्ड इन कैश माने जाते हैं। अब तुम्हें यह पता लग चुका है कि ये क्वेश्चन जो है फुल्ली पेड बोनस इशू का है।
तुम्हें यह भी पता लग चुका है कि फुल्ली पेड बोनस इशू कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से किया जा सकता है। मैंने तुम्हें यह भी बताया कि जब बोनस फुल्ली पेड ऑफ शेयर को होगा तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पहले कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स होते हैं उनके सीमित यूजेस पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए जहां हमें मौका मिलता है हम उसका इस्तेमाल पहले करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे ऑफ कोर्स अब हम आएंगे। सॉल्यूशन, अपने क्वेश्चन को नीट तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिखें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये कंपनी टोटल कितने बोनस शेयर्स इशू करेगी। ये कंपनी, ये एंटिटी, क्योंकि हमने तो सारी चीजें कंपनी की बुक्स में करनी है ना, हमारी कंपनी बोनस इशू कर रही है, तो हम टोटल कितने शेयर इशू करेंगे ये देखने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हमारी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोनस इशू इक्विटी शेयर्स को ही होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को। तो मैंने तुम्हें लिखाया है कि हमारी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको देख करके भी हम कह सकते हैं, और मैंने लिखाया भी है कि 50,000 इक्विटी शेयर है हमारे और 100 रुपए का एक शेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पहले आप आराम से नोट करेंगे जो कि 50,000 है। अब आप ध्यान से यह देखेंगे कि कंपनी ने किस रेशियो में बोनस इशू करा है, बोनस रेशियो। अब बोनस रेशियो क्या था, बोनस रेशियो 3:5। 3:5 का मतलब भी समझ में आना चाहिए। जो राइट हैंड साइड में फिगर होगी 5, वो क्या शो करती है कि आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो हम आपको, जो लेफ्ट साइड की फिगर है वो ये शो करती है कि कंपनी आपको कितने शेयर देगी। तो अगर आप हमारी इक्विटी शेयर होल्डर हैं ऑलरेडी और आपके पास 5 शेयर हैं तो कंपनी आपको 3 शेयर फ्री में दे रही है। ये बोनस रेशियो का मतलब है। अब इस फ्रैक्शन से हमें पता लग जाएगा कि हम टोटल कितने बोनस शेयर इशू करेंगे। तो बोनस शेयर्स, तो कंपनी कितने बोनस शेयर्स इशू करेगी, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो कंपनी आपको 3 शेयर दे रही है। सपोज आपके पास सारे 50,000 शेयर हैं हमारी कंपनी के, तो कंपनी आपको कितने शेयर देती, इतने शेयर देती। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 3 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। तो 30,000 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि 50,000 जो कंपनी के शेयर्स हैं उसके लिए कंपनी को 30,000 शेयर्स जो है बोनस के रूप में देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर हम हर 5 को 3 शेयर दे रहे हैं और हमारी कंपनी के कुल 50,000 शेयर हैं, 5 को 3 मिल रहे हैं, तो 50,000 को 30,000 शेयर मिलेंगे। तो इसका मतलब है हमारी कंपनी टोटल 30,000 शेयर्स बोनस के रूप में इशू करेगी। अब इनटू हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है। हम 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं, हम मतलब कंपनी, हमारा एक शेयर 100 रुपए का है। तो इसका मतलब कितने रुपए के शेयर हमें इशू करने पड़ रहे बोनस के रूप में, 30 लाख रुपए के शेयर हमें बोनस के रूप में इशू करने पड़ रहे हैं। 30 लाख शेयर हम बोनस के रूप में इशू करेंगे, 30 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हम बोनस के रूप में देंगे। अब प्रॉब्लम यह है, जैसा कि लास्ट सेशन से मैं बोलते चले आ रहा हूं, कि जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो उस केस में हमारे पास कैश तो आएगा नहीं। इसका मतलब कंपनी को अपने 30 लाख रुपए के रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और यही आपका अगला स्टेप है कि कंपनी किस तरीके से अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी। तो अब ये सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखें। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिखा, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में मैंने लिखा यूटिलाइजेशन ऑफ
यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। क्योंकि हमें 30 लाख रुपए का बोनस इशू करना है तो हमें 30 लाख रुपए अपने रिजर्व से अब लेने पड़ेंगे, लेकिन हम कैसे लेंगे, उसका तरीका क्या है, तो पहले तो यह मालूम होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो जस्ट वेट, सबसे पहले तो मैंने ये लाइन खींची। हां, अब मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब हम बोनस इश्यू फुल्ली पेड अप शेयर को करते हैं तो हम पहले कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अपनी बैलेंस शीट को देखूंगा, ये मेरे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं, तो पहले मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करूंगा। अब जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स भी आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना आपके लेवल पे जरूरी है, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक और हिंदी में बोलते हैं सोने में सुहागा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले आप कैपिटल नेचर के रिजर्व्स के अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करें। आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख रुपए हैं, करेक्ट? क्या 10 लाख के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हम देख चुके हैं कि 10 लाख में से 3 लाख तो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, हम केवल 7 लाख के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से 7 लाख रुपीस यहां पर लिख लिए कि मैं 7 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालूंगा। 30 लाख रुपए मुझे चाहिए बोनस इश्यू करने के लिए, तो 7 लाख तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने के बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का आप इस्तेमाल करें। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो एग्जामिनर पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चे को यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व का सीक्वेंस भी मालूम है, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम होता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है कितना, 10 लाख रुपए, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से नीचे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसका मतलब ये 10 लाख का पूरा जो अमाउंट है वो रियलाइज्ड इन कैश है, तो मैं पूरे 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकता हूं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से मैंने 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए, करेक्ट? 17 लाख रुपए तो मेरे पास आ गए, मुझे टोटल चाहिए 30 लाख। अब मैंने बैलेंस शीट में देखा क्या कोई और कैपिटल नेचर का रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में आप देख रहे हो कि 5 लाख रुपए मौजूद है, ये 5 लाख रुपीस आपने नोट करा, ये 5 लाख, और लेकिन इसमें नीचे लिखा हुआ था कि 5 में से 3 लाख रुपए का जो कैपिटल रिजर्व है ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो मैं 3 लाख तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 ही लाख इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैंने कर ली। जब कोई कंपनी अपने फुल्ली पेड शेयर को बोनस इश्यू करेगी तो पहले अपने कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी। अब कैपिटल नेचर के रिजर्व्स तो इस्तेमाल हो गए, लेकिन टोटल अमाउंट कितना हो गया, 7 + 10 17 + 2 19, जबकि हमें 30 लाख चाहिए। 30 लाख में से 19 लाख का रिजर्व तो हमने इस्तेमाल कर लिया, हमें टोटल 30 लाख का रिजर्व चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स की तरफ बढ़ेंगे। अब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी रिजर्व आप चाहो इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला ही अमाउंट जनरल रिजर्व है, तो मैंने जनरल रिजर्व ले लिया। जनरल रिजर्व के अंदर 10 लाख है, तो 10 लाख मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए। 17 + 2 19 + 10 29 लाख हो गया। अब मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, तो 1 लाख मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिए। तो तुमने देखा जो 30 लाख रुपए का हम बोनस इशू कर रहे हैं, उसके लिए हम इन रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व का, जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी कि हम कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे चैप्टर में, तब हमें इस स्टेप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब हमारी इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी कि हम डायरेक्टली काम कर सकें। अभी मुझे समझाना भी था। अब तुमने ये देखा यूटिलाइजेशन ऑफ बोनस इश्यू। दरअसल तुम्हें अब करनी होगी एक एंट्री थर्ड स्टेप में मैंने बोनस इश्यू की एंट्री करी, बल्कि एक तरीके से एंट्री तो आपने कर ही दी है।
ये जो आपने लिखा है ना, ये अपने आप में एक एंट्री है। बस इस एंट्री में आपने यही चीज लिखनी है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था जब बोनस इश्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने जो जो रिजर्व इस्तेमाल करें अब उनको आप डेबिट कर दोगे। तो मैंने इस सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीस मैंने लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करा, तो मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा 10 लाख, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने काम करना है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व का हमने इस्तेमाल करा, तो 2 लाख मैंने ये भी लिख दिया। फिर मैंने जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ये भी मैंने लिखा 10 लाख। उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल करा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख। कोई मुश्किल ही नहीं है, बस ये 30 लाख रुपए हो गया रिजर्व का टोटल, और तुम लिख दोगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जब बोनस इश्यू होता है तो एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, लेकिन कौन कौन से रिजर्व इस्तेमाल करने हैं, कैसे करने हैं, वही इस चैप्टर का थीम है। 2 शेयर कैपिटल, लेकिन ब्रैकेट में आप लिख देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये एंट्री लिखने के बाद फिर आपको एक एंट्री और लिखनी पड़ेगी, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, या आप डायरेक्टली लिखे 30 लाख रुपए। तो तुमने देखा जब आपने बोनस इशू करा तो उससे क्या हुआ, आपके ये वाले रिजर्व जो डेबिट हो रहे हैं ये सब कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी शेयर कैपिटल 30 लाख से बढ़ जाएगी। तो फोर्थ और फाइनल स्टेप में आपको क्या करना होगा, फोर्थ स्टेप, अब मैंने इसमें बनाई बैलेंस शीट। हालांकि तुम्हारे लेवल पे बैलेंस शीट कभी भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी पोस्ट बोनस इशू बोलेंगे हम इसको। बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं बोनस इशू के बाद की बना रहे हैं, पोस्ट बोनस इशू का मतलब बोनस इशू के बाद की बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लीजिए जी। सबसे पहले तो मैंने कहा हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब ये जरा थोड़ा सा ना आप याद रखने की कोशिश करो इस लेवल पे। लायबिलिटी साइड में पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखने के बाद हमेशा आप लिखा करें 1 इक्विटी। इक्विटी के भी 2 हिस्से होते हैं, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले मुझे शेयर कैपिटल लिखनी है, तो मैं पहले तो अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखूंगा। ये पुरानी बैलेंस शीट है जो मैंने बनाई थी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट। हमारी शेयर कैपिटल 50 लाख की थी, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख की थी पुरानी बैलेंस शीट के मुताबिक। 50 लाख की हमारी शेयर कैपिटल थी, वो मैंने लिख दी। अब ये जो क्वेश्चन मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन सॉल्यूशन करा, तो सॉल्यूशन में मैंने एंट्री तो यही लिखी है ना, और तो कोई एंट्री नहीं लिखी। अब इस एंट्री में देखो शेयर कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी तो हम ऐड करेंगे, इसका मतलब बोनस इशू के करने के बाद अब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, 80 लाख का हो गया। ये मतलब है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहले हम इक्विटी लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम लिखे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखा। अपनी पुरानी बैलेंस शीट को आप देखते रहो, बार बार ऐसे रखना प्रॉब्लम है। जैसे कि पहला आइटम जनरल रिजर्व है, फिर पीएनएल है, एंड सो ऑन। तो पहले जनरल रिजर्व है 10 लाख रुपए। अब जनरल रिजर्व में 10 लाख रुपए थे डेबिट बैलेंस, लेकिन मैंने यहां उसको डेबिट कर दिया 10 लाख से, तो जनरल रिजर्व में अब कितना बैलेंस बच गया, 0। तो जनरल रिजर्व में पहले क्रेडिट 10 लाख था, अब 10 लाख डेबिट हो गया तो 0 बैलेंस। वैसे भी हमने 10 लाख पूरे इस्तेमाल कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें देख रहे हो कि मैंने अमाउंट लिखा है 10 लाख, और 10 में से मैंने 1 लाख यहां इस्तेमाल कर दिया। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब कितना बैलेंस है, 9 लाख। कितना बैलेंस है, 9 लाख। फिर अपनी पुरानी बैलेंस शीट में देखो इंश्योरेंस फंड मैंने लिखाया हुआ है,
इंश्योरेंस फंड में 1 लाख रुपए थे और वो 1 लाख बचे रहेंगे क्योंकि इंश्योरेंस फंड हमने इस्तेमाल नहीं करा। उसके बाद अगला आइटम डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, अब ध्यान से देखें, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में 4 लाख रुपए है। क्या हमने डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड इस्तेमाल करा? एंट्री में कहीं नहीं करा, तो पूरे 4 लाख उसमें बचे रहेंगे। फिर अगला आइटम सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 लाख। अब बताओ जरा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख था, लेकिन तुमने 10 में से 7 लाख ही यूज करे है ना, तुमने कोई पूरे 10 लाख थोड़ी यूज करे। 3 लाख तुमने इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश थे, तो उसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख का बैलेंस बचेगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फिर अगला आइटम है कैपिटल रिजर्व, पुरानी बैलेंस शीट में 5 लाख का। तो अब तुमने कैपिटल रिजर्व लिखा, अब 5 में से तुमने 2 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए, तो 3 लाख रुपए का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में बचेगा। कैपिटल रिजर्व के बाद फिर अगला आइटम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10 लाख। लेकिन जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10 लाख रुपए का है वो हमने पूरे इस्तेमाल कर लिए 10 लाख, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में न्यू बैलेंस शीट में अब जीरो बैलेंस नजर आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब अब जो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अगर मैं करूं तो 10, 14, 17 प्लस 3, तो 20 लाख रुपीस अब तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है टोटल। करेक्ट? उसके बाद फिर तुमने जो बैलेंस शीट बनाई थी, तुमने बैलेंस शीट में कुछ और आइटम भी लिखे थे, वो आइटम तुम लिख दो। अब मेरी शीट खत्म हो गई है तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, जस्ट वेट। बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है विजुअलाइजर्स में पढ़ाने के लिए। पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूं, तुम्हारी वजह से बड़ा नीट काम करना पड़ता है, क्या करें। तो ये देखो, ये बैलेंस शीट में कंटिन्यू रख रहा हूं तुम्हारे सामने। अब सेकंड आइटम क्या मैंने बताया था? सेकंड आइटम नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में जो बैलेंस मैंने पुरानी बैलेंस शीट में लिखाया था वही बैलेंस मैंने न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया, क्योंकि नॉन करेंट लायबिलिटी का हमने कुछ नहीं करा। 70 लाख पुरानी बैलेंस शीट में फिर मैंने तुम्हें करंट लायबिलिटी लिखाया था, तो करंट लायबिलिटी का भी हमने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करा है, तो इसलिए उसमें वही बैलेंस बचेगा। अब अगर मैं टोटल करूं 80 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 30, तो तुम्हारा टोटल वही आएगा 200 लाख। यानी कि बोनस इशू के बाद की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लॉजिकली टोटल वही आएगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमने जब बोनस इशू करा तो बस अपने रिजर्व्स कम कर दिए, तो रिजर्व्स तो कम हो रहे हैं लेकिन उतने ही अमाउंट से शेयर कैपिटल बढ़ रही है, और तो कुछ हो नहीं रहा। ना एसेट साइड पे फर्क पड़ रहा है, बाकी करेक्ट केवल 2 चीजों पे फर्क पड़ रहा है, रिजर्व्स पे और शेयर कैपिटल पे, इसलिए बाकी आइटम वैसे के वैसे ही आएंगे। फिर एसेट साइड, एसेट साइड के अंदर 1 नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में मैंने लिखाया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि मैंने 150 लाख का लिखाया था। और उसके बाद फिर मैंने लिखाया था करंट एसेट 50 लाख। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट का टोटल 200 लाख आ जाएगा। तो अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है फुल्ली पेड अप शेयर को, तो किस तरीके से काम हमें करना पड़ेगा। बस तुम्हें पहले तो एक चीज अच्छी तरह यह मालूम होनी चाहिए कि जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है फुल्ली पेड अप शेयर को, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हें सबसे पहले चीजें मालूम होनी चाहिए। और दूसरी कि कैपिटल नेचर के रिजर्व्स जब तुम इस्तेमाल करोगे तो ये ध्यान रखना, जो पोर्शन नॉट रियलाइज्ड इन कैश है उसका नहीं कर सकते। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करें। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाकी किसी रिजर्व को हम जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो डेमो मैंने देखी, डेमो 1। अब एक सेकंड डेमो हम देखते हैं, डेमो 2। डेमो 2 इसमें मैंने लिखा बोनस 2 पार्टली पेड अप शेयर। बोनस
to partly paid of shares. Bonus to partly paid of shares. मैंने बताया था कंपनी फुल्ली पेड शेयर को भी बोनस इश्यू कर सकती है और पार्टली पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए भी बोनस इश्यू करा जा सकता है। तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने एक बनाया, लिखें आप मेरे साथ साथ। बैलेंस शीट ऑफ SQM लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ SQM लिमिटेड as at 31st of 3/2023 is as follows। तो ये कोई एंटिटी है और उसकी बैलेंस शीट मैंने तुम्हारे सामने बनाई, करेक्ट। और बैलेंस शीट में मैंने, एक सेकंड पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लूं। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी मैंने लिखा 1 शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, जो भी लिखना है। हालांकि तुम लोग वैसे ना शेयर होल्डर्स फंड ही लिखना इक्विटी की बजाय। शेयर होल्डर्स फंड, जिस शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी ही होता है, इक्विटी भी लिख सकते हो। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी के अंदर मैंने बताया था कि एक तो शेयर कैपिटल, मान लेते हैं कि इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, लेकिन 80 पेड अप। 80 पेड अप का मतलब है कि कंपनी ने अभी तक 80 रुपए बुलाए हैं और लोगों ने पे कर दिए हैं, और इसका मतलब है कंपनी ने अभी तक 20 रुपए नहीं बुलाए हैं। तो इसलिए आउटर कॉलम में मैंने लिखा 40 लाख, 50,000 इंटू 80। उसके बाद फिर मैंने लिखाया रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में मैंने लिखाया, लेट अस से कितना लिखा है, 7 लाख लिखा देते। फिर मैंने लिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद मैंने लिखाया डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, मान लेते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में 1 लाख का बैलेंस है। उसके अलावा मैंने तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखाया। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में मान लेते हैं कि 10 लाख का बैलेंस है। फिर मैंने लिखाया नॉन करेंट लायबिलिटी NCL। नॉन करेंट लायबिलिटी में मैंने लिखाया तुम्हें 10 लाख। और फिर मैंने करंट लायबिलिटी लिखाया। करंट लायबिलिटी चलो 5 लाख की कर लेते हैं। 40 और 10 50, 60, 70 और 5 75 लाख, यह आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। लायबिलिटी साइड को आजकल हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कहते हैं। उसके बाद मैंने फिर एसेट्स में ज्यादा आइटम तो होंगे नहीं, बोनस इशू का क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर हमने लिखा 1 नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी मैंने लिखा A प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने लिखा 50 लाख। और उसके अलावा करंट एसेट, करंट एसेट में मैंने लिखा लेट अस से 25 लाख। ज्यादा आइटम नहीं है,
एसेट साइड। अब इस शीट की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारे लिए मैं ऐसे कर देता हूं। तो इसको मैं अब हटा लेता हूं, इस शीट की अब जरूरत नहीं है। जब हम ये विजुअलाइजर में पढ़ाते हैं तो बाकी तो सब चीजें अच्छी हैं इसमें, बस एक ही चीज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सेटिंग जो शीट्स की करनी पड़ती है। 75 लाख टोटल है। करेक्ट। अब लेकिन मैंने नीचे क्या लिखाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नीचे मैंने लिखाया है कि ऑन दिस डेट directors on this date directors decided to make to make the shares fully paid, to make the shares fully paid without making without making the shareholders without making the shareholders to pay for the same, without making the shareholders to pay for the same। जब मैं लास्ट सेशन में तुम्हें बता रहा था कि बोनस इश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि कई बार इस तरह की लाइन पढ़ करके पता ही नहीं लगता है बोनस इश्यू का क्वेश्चन है या नहीं। तो ध्यान रखना, मतलब क्या निकला कि डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी बोनस इशू है, लेकिन बिकॉज इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो बचा हुआ पैसा है, अब हम उनको कह रहे हैं कि आपको ये देने की जरूरत नहीं है, जो बचे हुए 20 रुपए हैं हम मान के चल रहे हैं कि अब आपका शेयर फुल्ली पेड हो गया। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें कंपनी को कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं इश्यू करने पड़ते, लेकिन शेयर्स को फुल्ली पेड करना तो है ही। कंपनी के पास कैश तो आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम कॉल बुलाते तो हम एंट्री लिखते थे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपको याद होगा, और फिर हम लिखते थे बैंक टू शेयर कॉल, यानी कि पैसा तो आता ही था जब कंपनी कॉल बुलाती थी, पर कंपनी के पास अब की बार पैसा नहीं आएगा। जो बची हुई 20 रुपए की कॉल है तो कंपनी को अपने रिजर्व इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन ये बोनस जो है पार्टी पेड ऑफ शेयर के लिए का है, पार्टी पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए है। तो ऐसे केस में हम केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, या पहले आप करना चाहते हैं? चलो मैं आपको 5-10 मिनट देता हूं, ईमानदारी से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और 5 मिनट्स के बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे ले जाऊंगा। ठीक है, अभी क्लास जारी है, ये मैं सोचता कि क्लास खत्म हो गई है, तो अभी तुम इसको पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो और 5 मिनट्स के बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक मैं इसको ऐड पे छोड़ रहा हूं।
तो वेलकम अगेन। तो ये क्वेश्चन बोनस इशू का है। जब हमने पार्टली पेड ऑफ शेयर को करा, तुम में से कुछ लोगों ने ट्राई करा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने ट्राई करा है। चलो इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करेक्ट। अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बोनस अमाउंट कंप्यूट करा था, करेक्ट। बोनस अमाउंट पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे निकाला था, उसमें 3:5 का रेशियो दिया हुआ था। अब इसमें रेशियो तो दिया नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बोनस अमाउंट कंप्यूट करा। बोनस अमाउंट मतलब बोनस के लिए मुझे कितने रिजर्व इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मुझे मालूम है कि मेरे जो शेयर हैं 50,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 80 रुपीज तो वो पे कर ही चुके हैं। अब मैं अपने शेयर होल्डर को कह रहा हूं कि जो बचे हुए 20 रुपए हैं वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, या इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे 10 लाख रुपए रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए का एक तरीके से बोनस इश्यू हो रहा है, क्योंकि अगर मैं कॉल बुलाता तो मुझे 50,000 शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से 10 लाख रुपए मिलते। अब मुझे 10 लाख मिलेंगे नहीं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 10 लाख रुपए का बोनस इश्यू करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कैसे होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करने के लिए आप क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व ही हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखाया था, तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने देखा बैलेंस शीट में मैंने जनरल रिजर्व के आगे 7 लाख लिखाया हुआ है, तो मैं 7 लाख रुपए तो जनरल रिजर्व से ले लूंगा, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने 2 लाख रुपए का अमाउंट लिखाया हुआ है, और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड शॉर्ट में मैंने लिख दिया DEF, 1 लाख रुपए में इससे ले लूंगा। तो जहां तक यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का इस्तेमाल है, हमें चाहिए 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए हमने इस तरीके से यूटिलाइज कर लिए। कुछ तो हमने जनरल रिजर्व से लिया, कुछ हमने PNL से लिया, कुछ हमने डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड से ले लिया। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से। अब मुझे इसमें एंट्री करनी होगी। जब मैं इसमें एंट्री करूंगा पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, तो पहले तो एंट्री क्या होगी, कॉल मनी ड्यू, जैसे तुम 11th-12th में लिखते थे या नहीं लिखते थे। जब तुम कॉल बुलाते थे तुम एंट्री लिखते थे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। 50,000 शेयर हैं, 20 रुपए की कॉल बची हुई है, तो 10 लाख रुपए का अमाउंट अभी शेयर होल्डर से ड्यू है। तो इस तरह लिखा करते थे, टू शेयर कैपिटल। फिर जब तुम पैसा रिसीव करते थे तो तुम लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, बैंक तो आएगा नहीं, अब हम लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब जो भी तुमने ये रिजर्व इस्तेमाल करे हैं उनको तुम डेबिट कर दोगे बैंक की बजाय। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7 लाख आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख। फिर आप लिखेंगे डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट, दैट इज 1 लाख। तो 10 लाख रुपए के रिजर्व्स आपने इस्तेमाल कर लिए टू शेयर कॉल अकाउंट। तुम चाहो तो डायरेक्ट एंट्री भी लिख सकते थे। अगर मैं शेयर कॉल और शेयर कॉल को काट दूं तो एंट्री बचेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तुम डायरेक्ट एंट्री भी लिख सकते हो, और तुम चाहो तो फिर पार्ट डी में पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट भी बना सकते हो। डी
पोस्ट बोनस इशू बैलेंस शीट, बोनस इशू के बाद की बैलेंस शीट। तो बोनस इशू के बाद की बैलेंस शीट बनाने के लिए 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले आप लिखेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी 1 शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड को ही इक्विटी कहते हैं। उसके अंदर ए शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन में जो आपको शेयर कैपिटल दी है उसको लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में मैंने लिखाया हुआ था 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप 40 लाख, यानी कि तुम्हारी जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में इक्विटी शेयर कैपिटल थी 40 लाख की थी। अब जो मैंने ये 2 एंट्री करी हैं, कहने के लिए 2 एंट्री है, वैसे तो एक ही एंट्री है। खैर ये जो 2 एंट्री मैंने करी है इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल यहां लिखा हुआ है और वो क्रेडिट में लिखा है 10 लाख, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल 10 लाख से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अब टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की बोनस इशू के बाद इतनी हो गई, 50 लाख की हो गई। तो आउटर कॉलम में मैं 50 लाख लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल चैप्टर है। शेयर कैपिटल के बाद फिर आप लिखेंगे बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपने कुछ नहीं करना। जो पुरानी बैलेंस शीट में मैंने आपको रिजर्व्स लिखाए हुए हैं, जरा मैं आपके सामने रख दूं। ये पुरानी बैलेंस शीट है, यानी कि जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड और सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर के ये आइटम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने पुरानी बैलेंस शीट में देखा कि मैंने जनरल रिजर्व के आगे कितना लिखा हुआ है, 7 लाख लिखा हुआ है। तो मैं जनरल रिजर्व के आगे अब 0 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि जो जनरल रिजर्व में 7 लाख थे वो मैंने बोनस इशू के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो जनरल रिजर्व में तो अब 0 बैलेंस आ गया। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए का है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए का वो भी हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, वो भी हमने इस्तेमाल कर लिया। 1 लाख रुपए थे, हमने 1 लाख रुपए यूज कर लिए। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो बैलेंस है वो हमने यूज नहीं करा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है और कैपिटल नेचर के रिजर्व पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए जब बोनस इश्यू होता है तो तब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में अब टोटल 10 लाख रुपए का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर जो तुम्हारी नॉन करेंट लायबिलिटी थी, नॉन करेंट लायबिलिटीज 2, नॉन करेंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। पहले भी 10 लाख थे तो 10 लाख आप लिख दोगे। ये नॉन करेंट लायबिलिटी में मैंने 10 लाख रुपए लिखाया था और करेंट लायबिलिटी में 5 लाख रुपए मैंने लिखाए थे, करेक्ट? तो अब आप करेंट लायबिलिटी लिखोगे। करंट लायबिलिटी के अंदर भी 10 लाख रुपए हैं कि 5 लाख है। करंट लायबिलिटी में मैंने कितने 5 लाख लिखाया था, सॉरी ये तो 10 लाख में कर दिया मैंने। मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये चलो इसको ऐसे कर देते हैं हम 5 लाख, करेक्ट 5 लाख। तो टोटल 70 + 5 75 लाख हो गया। मैंने कहा था कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम को देखें। नेक्स्ट तुम्हारा है एसेट्स। एसेट्स जो मैंने तुम्हें लिखाए थे 1, एक तो नॉन करेंट एसेट लिखाया था। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने तुम्हें लिखाया था 50 लाख का, तो तुम 50 लाख लिख दोगे। उसके बाद मैंने तुम्हें करंट एसेट्स लिखाया था 25 लाख का, तो 25 लाख का तुमने वो भी लिख दिया। बोनस इशू के तुम्हारे मॉड्यूल में मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम अपने मटेरियल से क्वेश्चन करेंगे
तो हमने अपने मटेरियल में सेक्शन वाइज रखा हुआ है, 3 सेक्शंस हमने डाले हुए हैं, उसके अलावा एमसीक्यू डाले हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम एमसीक्यू अपने जो मटेरियल है उसके क्वेश्चन आपको कराएंगे, और जब हम अपने मटेरियल के कराएंगे तो आपके मॉड्यूल में जितने भी दिए हुए क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कोर्स खरीदने की भी हो सकता है सोचे, बहुत से बच्चों को लगेगा कि बोलते पता नहीं सर पूरा कराएंगे नहीं कराएंगे, कब तक कराएंगे, तो बेटर है हम कोर्स ले लेते हैं। अगर आप में से कोई कोर्स वगैरह लेना चाहता है तो वो ले सकता है, कोई बुक्स खरीदना चाहता है तो वो बुक्स भी खरीद सकता है। ये सारी डिटेल्स जो है नेक्स्ट सेशन के बाद का जो सेशन होगा, प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाएंगे ना, आपको सबसे ज्यादा बेटर चीज मिलेंगी। नेक्स्ट सेशन के अगले सेशन में मैं इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कोर्स अगर आप लेना चाहें तो कैसे लेंगे, या बुक्स वगैरह लेना चाहें तो कैसे लेंगे, या अगर आप चाहते कि आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट बॉक्स में अब कमेंट्स में अपनी ईमेल एड्रेस भेज दें, लेकिन उस पर यह लिखे कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर कोर्स, प्लीज सेंड अस द डिटेल्स। करेक्ट, तो इस तरीके से हम इसको अब आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो टिल देन इट्स अ लवली लवली गुड नाइट फ्रॉम हियर इन दिल्ली।